6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भले ही ये उपचुनाव हो, लेकिन अब जो भी चुनाव होंगे, चाहे उपचुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो या फिर आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनाव हो, सारे चुनाव में अब 2024 को सामने लाकर जरूर देखा जाएगा। इसीलिए इस उपचुनाव को भी खास तरजीह दी जा रही है और इससे देखा जा रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहती है। इनमें 2 राज्यों के चुनाव बेहद खास हैं। वैसे तो 6 राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 7 विधानसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की सीटें हैं। बिहार की 2 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन इन सब राज्यों में सबसे खास है बिहार और महाराष्ट्र की 3 सीटें, यानी बिहार में 2, एक मोकामा और दूसरा गोपालगंज जहां पर उपचुनाव होना है, और महाराष्ट्र में अंधेरी की सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये खास इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे के पार्टी से बगावती रुख अपनाने के बाद और भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के बाद ये कोई पहला चुनाव है जो विधानसभा की सीट पर होने वाला है। अब दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। उद्धव ठाकरे अलग ताल ठोक रहे हैं कि भले ही बागी गुट चला गया है, लेकिन जमीन पर उनके कार्यकर्ता उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। जाहिर है उद्धव ठाकरे जब भी कोई सभा करते हैं या आदित्य ठाकरे कोई सभा करते हैं तो भारी भीड़ उमड़ती है। इस वजह से उद्धव ठाकरे के दावों में बल लगता है, दम लगता है, और ऐसा दिखता है कि अभी भी उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि वो कमजोर पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। उधर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि जो शिवसेना है वो असली शिवसेना उनके पास है। मामला चुनाव आयोग में भी है, तो देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या फैसला आता है। लेकिन उसके पहले जमीन पर, धरातल पर जनता के बीच, जिसे जो असल फैसला कर सकती है जनता, उसके बीच एक फैसला होना है। और अंधेरी की सीट पर जो ये उपचुनाव होगा उसमें अगर कोई नतीजा आता है तो वहां पर से ये अंदाजा लग सकता है कि दोनों में से किस गुट के पास जनता का समर्थन हासिल है। 3 नवंबर को इन सीटों पर जो 7 सीटें हैं इन पर वोटिंग होगी। उसके अलावा बिहार की 2 खास सीटें बेहद खास है, मोकामा और गोपालगंज। ये 2 सीटें इसलिए खास है क्योंकि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है भाजपा का साथ छोड़ करके। तो देखना होगा कि इन दोनों सीटों पर कितने मार्जिन से महागठबंधन के नेता जीत दर्ज कराते हैं। हारने का तो लगता नहीं है कि हारेगी महागठबंधन ये सीट, क्योंकि जो समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से दोनों इन्हीं के खाते में आनी है। लेकिन इसके बावजूद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सीट महागठबंधन की तरफ आती है या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ जीतने में इसको कामयाब हो जाती है। और अगर जीतती है महागठबंधन तो मार्जिन क्या होने वाला है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में जनता के मूड का अंदाजा होगा। इसके अलावा हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यह सीट बेहद खास है, उनको अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी ये दावे कर रहे हैं कि ये उनका पूरा गृह जिला का क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में जनता उनके साथ है। तो इन तमाम सीटों के उपचुनाव को देखना होगा। लेकिन इन सब के अलावा बेहद खास है आने वाले दिनों में जो भी विधानसभा के या चुनाव होने वाले हैं या फिर ये उपचुनाव होने वाला है, 2024 की जमीन कैसे तैयार हो रही है इस पर नजर रखना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो वो दक्षिण भारत से आते हैं। ऐसी स्थिति में दक्षिण से लेकर उत्तर तक मोदी सरकार के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जो विपक्ष की मोर्चेबंदी है वो एक तरह से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नीतीश और लालू की जोड़ी मिलकर लगातार केंद्र के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की थी। के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। इस बीच केसीआर के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात ये होगी कि तेलंगाना में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, तो उनको भी इस सीट पर अपने आप को बरकरार रखना है, ये बड़ी बात होगी।
जानकार बता रहे हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी अपने जुमलों से, अपनी बातों से, चाहे जितना भी जादू करने की कोशिश करें, लेकिन 2019 वाली स्थिति तो लौटने वाली नहीं है, उसमें कमी आएगी। अब कितनी कमी आएगी ये देखना बहुत अहम होगा, और विपक्षी एकता कितना मजबूत होता है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेता एकजुट हो रहे हैं और मीडिया और बीजेपी मिलकर जिस तरह से उनकी काट में अलग अलग तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। राजस्थान का हम पूरा विवाद देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे राजस्थान के इस पूरे विवाद में उलझी हुई है। बिहार में भी एक छोटी सी कोई खबर आती है तो उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि जैसे लगता है कि दोनों आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए 2024 के पहले जो भी चुनाव होगा, चाहे ये उपचुनाव हो रहे हैं या विधानसभा के चुनाव गुजरात में होंगे, हिमाचल में होंगे, या फिर 2023 में और भी बहुत सारे विधानसभा के चुनाव होंगे, उन सबको अब 2024 के हिसाब से ही देखना होगा। तो इस उपचुनाव के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 6 नवंबर तक, क्योंकि 3 को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तब पता चलेगा कि बीजेपी के जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने आप को कितनी मजबूत कर पाई हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।